अच्छा मैम, मैं जब छोटा सा था तो ये पॉपुलेशन वेलफेयर की तरफ से इस तरह की कंपेन्स आती रहती थी कि वो दो हम और दो हमारे आगे से बच्चे, इस तरह के बहुत सारे नारे थे। लेकिन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के भी साथ साथ लफ्ज़ आते रहा, जब सुनते हैं कि ये आबादी बहुत बढ़ गई है, तो ये जो बिल्कुल इसमें जो डिफरेंस है उसकी वजह क्या है? आबादी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। आई थिंक आपने बिल्कुल सही सुना, और मेरे ख्याल में हम सब की भी मेमोरीज़ में ये दो बच्चे खुशहाल कराना, और आजकल हम जैसे कह रहे हैं कि छोटा ख़ानदान खुशहाल पाकिस्तान, ये कैंपेन्स आती रहती हैं और हम सब की मेमोरी का एक हिस्सा है। लेकिन जो पॉपुलेशन है ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एक ज़रिया है इम्प्रूवमेंट का, क्वालिटी का, बट एट द सेम टाइम इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक एज आई अर्लियर सेड। तो अगर आपके पास एजुकेटेड और स्किलफुल पॉपुलेशन नहीं है तो फिर ये किसी भी मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, मैंने बहुत सारी जब बातें सुनता हूँ कि पॉपुलेशन जो है बड़ी ज़रूरी है कम करना, रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, लेकिन ऑल टुगेदर अगर आप ये देखें चाइना की तरफ, तो चाइना की सूरत हाल ये है कि आप सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है दुनिया के अंदर। अगर ये पॉपुलेशन कम होने से ज़राए बढ़ जाते हैं या ज़राए कम होने से पॉपुलेशन को आप फीड नहीं कर पाते, तो चाइना की मिसाल बिल्कुल डिफरेंट आपको नज़र आती है। चाइना की ग्रोइंग इकॉनमी, दुनिया की सब फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी चाइना की है, और उनकी पॉपुलेशन उनकी ताकत बन गई है। बल्कि अब तो चाइना में कह रहे हैं कि और बच्चे पैदा करें, तो वहाँ तो बच्चे और पैदा किए जा रहे हैं, आबादी भी दुनिया की सबसे बड़ी है। तो आपको नहीं लगता कि हमारी जो लाइन्स है सोचने की वो कोई ज़्यादा ठीक नहीं है? आई थिंक बिल्कुल आपने सही मेंशन किया चाइना का, लेकिन एक चीज़ हमें ज़रूर ज़हन में रखनी चाहिए कि हर मुल्क दूसरे मुल्क से डिफरेंट है। हर मुल्क के जो वसाइल हैं और उनकी जो जोग्राफिक नेचर है या जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है वो इंटायरली डिफरेंट होता है। सो एक मुल्क के लिए जो चीज़ मे बी वर्कआउट कर रही हो वो किसी दूसरे मुल्क के लिए सूटेबल ना हो। लेकिन हम अगर अपने मुल्क की बात कर लें तो जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल है, लेकिन जो आपके वसाइल हैं वो उस तरह से ग्रो नहीं करते। तो दरमियान में जब गैप आता है तो फिर आपके लिए एक मसला बनना शुरू होता है। इसमें पॉइंट है ना, चाइना को अगर आप 10-15 साल पीछे चले जाएं तो आबादी ऐसे ही थी, चाइना जाने उसकी इकॉनमी ग्रो नहीं कर रही थी ना, वो एक बीमार किस्म का मुल्क था, उनकी पॉपुलेशन सारी समझ लें। लेकिन अगले 10-15 साल में वही पॉपुलेशन, वही सब कुछ, और वो दुनिया की एक्सपेंडिंग इकॉनमी बन जाता है। इसका मतलब हुआ कि वहाँ कुछ पॉलिसीज़ ऐसे ली गई जिसने उसी जो आपकी पॉपुलेशन थी उसी को काम वाला बना दिया। आई थिंक जो पॉपुलेशन का टॉपिक है, अगर हम इसको पॉलिसी पर्सपेक्टिव से देखें तो ये स्टैटिक टॉपिक नहीं है। हर वक्त तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। आप देखें कि कभी कहीं जंग है, ज़लज़ला आ गया, या अभी जैसे फ्लड्स आए, तो आपको अचानक से बहुत ज़्यादा ह्यूमन लॉस का सामना करना पड़ता है। तो आपकी जो आबादी के स्टैट्स हैं उनमें तब्दीली आ रही होती है। तो चाइना में भी ओवर द ईयर्स बहुत तब्दीलियाँ आई हैं, और ख़ास तौर पे जो उनकी पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल या ग्रोथ दोनों तरफ उनकी पॉलिसी बहुत तेज़ी से तब्दील होती रही। कहाँ पे एक बच्चे की पॉलिसी थी और अब वो इनकरेज कर रहे हैं कि एक शादीशुदा कपल 3 बच्चे भी पैदा कर सकता है या उसको करना चाहिए। तो आई थिंक उनकी पॉलिसी में भी बहुत तब्दीलियाँ आई हैं। लेकिन हमने ये देखना है कि किसी भी मुल्क के वसाइल और मसाइल वो क्या है, और आपके लिए क्या आबादी एक आपकी तरक्की का ज़रिया बन रही है या आपकी तरक्की को रोक रही है। तो उस हिसाब से हमें इसको एग्जामिन करना चाहिए। अगर पाकिस्तान के अंदर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि इस डिपार्टमेंट ने गुज़िश्ता जितने भी डेकेड्स में एफर्ट्स की, शायद वो फिर फ्रूटफुल नहीं हुई या लोगों ने उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। पॉपुलेशन वेलफेयर और इस तरह के जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं जो पूरी दुनिया में काम करते हैं, आई थिंक इनका काम एक डिपार्टमेंट के तौर पे अकेले से अगर हम व्यू करें तो वो शायद जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि ये भी आपको पता है कि ये ज़्यादा एक लिटरेसी, इकॉनमी, इकोनॉमिक लाइवलीहुड, सेहत और उन तमाम ज़िंदगी के शोबा हयात के साथ जुड़ी हुई चीज़ है। तो इसको हम आइसोलेशन में तो एग्ज़ामिन नहीं कर सकते। लेकिन जो इस वक्त पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट जो पंजाब में काम कर रहा है, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट्स इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस, क्योंकि हमारा काम है लोगों को सर्विसेज पहुँचाना, काउंसलिंग और गाइडेंस मुहैया करना। आई थिंक ये कम से कम 3 एरियाज़ जो डिपार्टमेंट है वो बहुत ही बखूबी सर अंजाम दे रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ पर अक्सर ये डिबेट रहती है, हमें ये भी नहीं पता हमारी जो मुल्क की पॉपुलेशन एक्चुअली है कितनी, और ख़ास तौर पर पंजाब जो पॉपुलेशन के हवाले से लीडिंग प्रोविंस है, यहाँ की असल में आबादी है कितनी? आई थिंक आबादी, जैसे मैंने पहले कहा कि वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आती रहती हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट पंजाब, हमारे पास डेमोग्राफर्स हैं जिनका काम ही हर वक्त डाटा को रीड करना और उसके एनालिसिस करना। सो एटलीस्ट वी हैव प्रोजेक्शंस, और ये इतना मुश्किल काम नहीं टू डिपिक्ट एंड फोरकास्ट कि आबादी कितनी है या कितनी हो जाएगी।
और इसके ऊपर हर वक्त काम जारी होता है। तो जितनी भी हमारी इंटरवेंशंस हैं वो बहुत ही गाइडेड हैं, वेल इन्फॉर्म्ड हैं। बात करूँ तो हमारी आबादी कितनी इस वक्त अगर हम सुबह पंजाब की बात करें तो इट इज़ अराउंड 12 करोड़। 12 करोड़ है। तो ये मसलन अगर मैं बात करूँ अगले 10 साल के अंदर, अगर ये जिस पेस के साथ जा रही है, अगले 10 साल बाद हमारा नंबर कहाँ पे खड़ा होगा? आई थिंक एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हम बात कर सकते हैं कि 2050 तक हम अगर अपने मुल्क की भी बात कर लें तो हमारी आबादी नियरली वुड बी द डबल फिगर एज व्हाट वी आर टुडे। अच्छा, इस पॉपुलेशन के अंदर जो मैं सबसे पहले, जब आप भी खातून हैं और जो ख़वातीन हैं हमारे, ये आबादी का यही कहा जाता है कि 51% है, और अब पंजाब के अंदर कितना, एक तो आप ये बता दीजिएगा, दूसरा ये बताइएगा कि उनकी वेलफेयर के लिए जो ख़ास तौर पर पॉपुलेशन वेलफेयर के हवाले से अगर आप बात करते हैं, उसके लिए आप क्या इक़दाम उठा रही हैं? अच्छा, पॉपुलेशन वेलफेयर की जब हम बात करते हैं तो हम इतना ज़्यादा जेंडर सेग्रीगेशन पे नहीं जाते हैं, क्योंकि काउंसलिंग और सर्विसेज की फराहमी मेल और फीमेल सबके लिए है। इवन वी हैव सर्टन इंटरवेंशन जहाँ पे आप प्री मैरिटल काउंसलिंग भी की जा रही है, और हमारे पास इस वक्त साइकोलॉजिस्ट भी काम कर रहे हैं जो एडोलेसेंस गाइडेंस प्रोग्राम के तहत ही रिक्रूट किए गए हैं। और गाइडेंस और काउंसलिंग, वो तो आपको पता है कि ज़िंदगी की आप किसी भी एज की स्टेज पे हैं, उसका तो रोल हमेशा वाइटल होता है। तो जो सर्विसेज की फराहमी है उसमें सबसे ज़्यादा गाइडेंस है, और नंबर 2 पे कॉन्ट्रासेप्टिव्स की फ्री ऑफ कॉस्ट फराहमी है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल जो है वो आपको फैमिली प्लानिंग, उसमें आपके जो भी प्लानिंग में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें शामिल होती हैं कि आपने अपनी फैमिली का साइज़ कितना करना है, आपने कितने बच्चे पैदा करने हैं, कब करने हैं, इस किस्म के तमाम टॉपिक्स के ऊपर। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल एरिया है, जिसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि आपकी फैमिली का साइज़ बड़ा है या छोटा है, बच्चियाँ ज़्यादा हैं कि बच्चे ज़्यादा हैं, लेकिन वो आप एक बहैसियत इंसान, आपकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो हमारा एक मेजर कंसर्न है। तो हमारे पास इस वक्त पंजाब में हमारे जितनी भी इंटरवेंशंस हैं, सर्विसेज हैं और HR काम कर रही है, उसमें मोबिलाइज़र्स भी हैं, काउंसलर्स भी हैं, डॉक्टर्स हैं, और जहाँ पे भी हमारी आउटरीच, अगर वहाँ पे फिजिकली कोई सेंटर नहीं है तो फिर मोबाइल यूनिट की फॉर्म में उस एरिया को भी हम कवर करते हैं। अच्छा, वेलफेयर का जो वर्ड है ना, वो टर्म तो एक बहुत बड़ी है ना, जी जी बिल्कुल, पॉपुलेशन, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद काउंसलिंग या कुछ उस तरह नहीं हो पा रही। आई थिंक देखिए, काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि क्या आपने सेंसिटाइज़ किया, क्या आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी इंसान को उसकी ज़िंदगी की उस स्टेज के ऊपर बताई या नहीं बताई। बहुत सारे लोग लाइफ में ये भी कंप्लेन करते हैं कि अगर उनको उस वक्त वो बात बताई जाती तो वो शायद उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते और उनकी ज़िंदगी की क्वालिटी शायद डिफरेंट होती। तो इस वक्त ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को गाइडेंस मुहैया किया जाए, और अवेयरनेस, आपको पता है पब्लिक पॉलिसी कि आप किसी भी एरिया में चले जाएं, पब्लिक अवेयरनेस का बेहतरीन इस्तेमाल होता है तो पब्लिक के बिहेवियर में एक तब्दीली आती है। तो आपने अभी रिसेंटली एग्जांपल देखी कि कोरोना के दिनों में जबकि वैक्सीनेशन भी अवेलेबल नहीं थी, रिसर्च अभी हो रही थी और लोगों की एक्सेस और मोबिलिटी बंद हो चुकी थी, तो उनको क्या चीज़ रेस्क्यू की कि आपने पब्लिक अवेयरनेस उनको दी, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग से लेके मास्क पहनने तक, या आपने सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करना है, या आपने स्मार्ट लॉकडाउन्स के दिनों में वायलेट नहीं करना है। और फिर जब वैक्सीनेशन आई तो उनको ज़्यादा अवेयरनेस दी गई कि आप वैक्सीनेशन लगवा लें। तो आई थिंक इट इज़ अ वाइटल एग्जाम्पल कि किस तरह आप पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर या सबके ताउन से जब एक बहुत रोबस्ट कम्युनिकेशन टेक्निक्स को फॉलो करते हैं तो आवाम के बिहेवियर में एक तब्दीली आती है। बड़ा एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इशू भी है हमारी सोसाइटी के अंदर, लेकिन अगर हम डेवलप कंट्रीज़ देखें, स्पेशली कनाडा, तो वहाँ पर ये कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल और फिर बच्चे कम करते, वहाँ पर भी कंपेनें चली, तो अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकला कि वहाँ जो डेथ रेट है वो बढ़ गया और बर्थ रेट उनका कम हो गया, और फिर पूरी दुनिया से वो लोग मंगवा रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान, इंडिया, आए दिन वो लॉटरी आने की वहाँ के लिए वहाँ पहुँचे। तो अब वहाँ पर जहाँ बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया गया कंट्रोल का, तो वहाँ तो ये सूरत हाल निकली कि फिर अब दुनिया से वो लोग मंगवा रहे हैं। अच्छा नहीं, आई थिंक हमें यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव्स के इस्तेमाल के कॉन्सेप्ट को समझना है। बेसिकली तो ये सब टेम्परेरी मेथड्स हैं, ये आपको सिर्फ हेल्प करते हैं प्लान करने में। उसके बाद तो ये हर फैमिली या इंडिविजुअल का खुद का डिसीजन है कि उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे तो बहुत सोशली हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन देखा जाए तो इट इज़ प्योरली द डिसीजन ऑफ अ मैरिड कपल टू डिसाइड कि उन्होंने अपने बच्चे कब पैदा करने हैं और उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, और वो अपने आप को किस टाइम पे समझते हैं कि उनको अपनी फैमिली कर लेनी चाहिए। तो मुल्क की सूरत हाल डिफरेंट है आई थिंक, और कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल टेम्प्रेरी भी है,
इट कैन बी परमानेंट, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल्स एक स्कूल ऑफ प्रेफरेंसेस। थॉट ये कहता है, मैं चाह रहा हूँ कि बड़ा ट्रिकी से है मौजूद, तो इस पर हम सारे खुल के बात करें। एक यानी स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर खुशकिस्मती से आपके तकरीबन 70% के लगभग जो भी आबादी आप कैलकुलेट करते हैं उसमें नौजवान नस्ल ज़्यादा है, वो 7-8 करोड़ लोग हैं 30 ईयर से कम। तो ये तो बेसिकली एक बहुत बड़ी पावर है कि अगर इसको काम पे लग जाए, चाइना के अंदर पूरी पॉपुलेशन को काम पे लगाया गया, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती की और लोगों को कहा घर घर आप सुनते लगाए, फिर वो ग्रो करता गया, फिर बड़ी फैक्ट्रियों में तब्दील हो गया। तो पाकिस्तान के अंदर अगर इस पॉपुलेशन को काम पे लगाया जाता, आपकी जो द पीपल एट द हेल्प ऑफ अफेयर्स, वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाते जिससे ये मुल्क की तरक्की में रोल प्ले करते, तो शायद ये पावर बन जाते। नहीं, पावर तो ये बिल्कुल है, इसमें तो आई थिंक देयर कैन बी नो सेकेंड ओपिनियन टू इट। जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी एक बहुत बड़ा एसेट है फॉर एनी कंट्री, फॉर एनी नेशन। बट सिर्फ देखने वाली बात ये है कि वो कैपिटल किस तरह से ग्रो कर रहा है, स्किलफुल है, और स्किल्स में भी बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं, जैसे हम एक रूरल सेटअप हमारा ज़्यादा है, तो लेकिन अभी आप देखें तो आईटी सेक्टर ज़्यादा ग्रो कर रहा है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की तरफ हम जा रहे हैं। पॉइंट पे आ रहा हूँ तो कि आपको क्या नहीं लगता कि आपके महकमे ने पिछले 3-4 डिकेड्स के अंदर जो एक स्कूल ऑफ थॉट या एक लाइन ड्रॉ की थी कि हमने ऐसे चलना है, वक्त आ गया कि उस पर रीथिंक किया जाए और नई चीज़ों को देखा जाए। मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं कनाडा के, चाइना के, उनको देखते हुए कोई ऐसी पॉलिसी नई वजह की जाए जिसके अंदर ये जो हम सिर्फ एक सारा जोर ये है कि हमारे घराना छोटा तो ज़्यादा इससे वेलफेयर होगी या इससे ज़्यादा बेहतर होगा, को एक नई लाइन ड्रॉ की जाए। आई थिंक पॉपुलेशन, एज आई सेड अर्लियर, कि एक बहुत ही पेचीदा सा टॉपिक भी है और मसला भी है, लेकिन ये कि आप इस पे बिल्कुल अच्छे जो ममालिक हैं उनमें जो सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं उनको आप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ हम बाहर से उठा के अपने मुल्क के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये देखें कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान में भी पंजाब का अपना एक स्पेसिफिक कल्चर है, नॉर्म्स हैं, आपके कुछ टैबूज़ हैं, कुछ प्रेजुडिसेस हैं, कुछ बाइसेस हैं, और कुछ चीज़ें जिनको आप बदल सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि जिनको बदलने में बहुत वक्त लगता है। अब कोई चीज़ इंपोर्ट करके और उसको आप अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट कर दें तो आई थिंक नॉट अ गुड पॉलिसी डिसीजन। नहीं, लेकिन आपने भी बात की इंपोर्ट, लेकिन हमारे यहाँ पर एक आम अगर लोगों के पास चले जाएँ तो उनको पॉपुलेशन वेलफेयर के हवाले से कॉन्ट्रासेप्टिव या जो चीज़ें आप मुहैया लेते हैं वो ये समझते हैं कि ये बाहर से हम पर एक एजेंडा लागू किया जा रहा है। ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन आई थिंक जो हमारे अपने ऑब्जर्वेशंस हैं, क्योंकि हमारा स्टाफ घर घर जाता है, आजकल हमने एक नई कैंपेन स्टार्ट की है जिसमें यूनियन काउंसिल के लेवल पे बहुत ही प्रिसाइज और फोकस तरीके से हम कैंपेन चला रहे हैं। तो आई थिंक वो बहुत ही कैंडिड कम्युनिकेशन है। अगर पंजाबी है, पटोहारी है, सराइकी है, तो उसी में बातचीत होती है। उसमें हमने लोकल जितने भी रेडियो चैनल्स हैं उनका ताउन हमें हासिल है, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल, डिजिटल मीडिया, उसका हम बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आई थिंक मे बी आफ्टर अ टाइम, क्योंकि पॉपुलेशन की डोमेन में आप जितनी भी इंटरवेंशंस करते हैं उनका रिजल्ट आपको कोई नेक्स्ट डे या नेक्स्ट नाइट तो नज़र नहीं आ सकता, इट इज़ आफ्टर सम टाइम। तो फिर आप बिफोर एंड आफ्टर को कंपेयर कर सकते हैं। तो आई थिंक व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क, वो इंशाल्लाह ये जैसे हम लोगों ने ग्रास रूट लेवल पे गए हैं, हर यूनियन काउंसिल में मेरे ख्याल में हर हाउस होल्ड को टच करें, तो इसके बाद इंशाल्लाह तो कुछ बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। मार्केट के अंदर तो इनको लोगों से किस तरह का फीडबैक आ रहा है? अच्छा, ये तो आपने हमारे डिपार्टमेंट की एक दुखती रग पे हाथ रख दिया है, क्योंकि कम्युनिटी को जब आप उन्हीं के वेलफेयर के लिए जाके टैप करते हैं और उनको आप अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं, उनसे आप कुछ भी क्वेश्चंस करते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता, और मोस्टली पीपल आर नॉट रेडी टू डिस्क्लोज देयर इंफॉर्मेशन एमिकेबली, और बल्कि बहुत ज़्यादा स्टाफ को हॉस्टाइल एट टाइम्स आई थिंक सिचुएशंस का भी सामना करना पड़ता है। समटाइम्स पीपल वुड सिंपली शट देयर गेट और डोर राइट इन द फेस ऑफ आवर एम्प्लॉइज स्टैंडिंग एट देयर। अच्छा, इसमें रिलीजियस फैक्टर बहुत अहम है इस सारे इशू के अंदर, तो आपने कभी उनसे जो रिलीजियस जो तबका है उससे इसके लिए सपोर्ट के हम इनकी सपोर्ट लेके लोगों के, अगर आप चले जाएँ गाँव के अंदर या रूरल एरियाज़ के अंदर तो वहाँ उनका बहुत इन्फ्लुएंस होता है, तो उस इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई? जी जी बिल्कुल। अभी आपने जैसे इसको हाईलाइट किया, तो आई थिंक वी कैन ऑल अंडरस्टैंड कि ज़िंदगी के हर शोबा में
एक सबकी सपोर्ट रहती है। तो हमारे साथ तकरीबन मोर देन 1000 उलेमास ने कोऑपरेट किया। एक हमारा प्रोजेक्ट था, उसमें दे प्रोजेक्टेड आवर कॉज, उसमें बड़ी अच्छी डायरेक्ट सपोर्ट रही, बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिला। अब इंशाल्लाह उसको हम बाकी पंजाब के बाकी भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें स्केल अप करेंगे, और बल्कि बहुत फोर्थ कमिंग रिस्पांस रहा। अच्छा, भी मैंने आपने मुझे पॉइंट्स दिए, इसके अंदर एक अहम चीज़ है कि उसमें कंसर्टेड एफर्ट की बात की गई। आप क्या समझती हैं सोसाइटी के अंदर कौन से ऐसे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी या प्लस ये कि डिपार्टमेंट्स है जो आप समझती हैं कि अभी भी वो ज़रूरत है कि आपके साथ वो यानी इसमें कोऑर्डिनेट करें, आपके साथ मिलकर काम करें? आई थिंक जैसे हम पॉपुलेशन वेलफेयर की नेचर को देखते हैं तो ये एक एजुकेशन का भी है, इसमें हेल्थ का तो ऑफ कोर्स है, एजुकेशन, हेल्थ, स्पेशल एजुकेशन, मे बी हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे ख्याल में फैमिली तो खुद एक बहुत बड़ा इदारा है, तो फैमिली से स्टार्ट होना चाहिए। अभी भी जैसे हम लोग प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग से पहले बात कर रहे थे कि कोई भी जो फैमिली है वो कंफर्टेबल फील नहीं करती इन टॉपिक्स पे बात करने पे, और ये वो वाली गाइडेंस और काउंसलिंग है जो कम से कम अपने पेरेंट्स से स्टार्ट हो जाए। और जो हर शादीशुदा जोड़ा है वो बहुत ही अरसे के बाद, एक लंबा सफ़र तय करने के बाद कुछ एक लेवल ऑफ सर्टेनिटी पे पहुंचता है। तो आई थिंक इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम होम, और आई थिंक पेरेंट्स को बहुत ही कंफर्टेबल फील करना चाहिए कि अपने बच्चों के साथ इन टॉपिक्स पे बात कर सकें। आई थिंक फैमिली तो किसी ने करनी है कि नहीं, वो तो शादी के बाद एक स्टेज आती है जिस पे ये वाला कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, लेकिन रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो आई थिंक उतना ही कीमती है और इम्पॉर्टेंट है जैसे आपके बाकी हेल्थ के मैटर्स पब्लिकली डिस्कस होते हैं। तो आई थिंक इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि इट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम ईच फैमिली, और हर पेरेंट को फील करना चाहिए कि वो अपने बच्चों को गाइड करें। या बच्चे हों, जाहिर बात है वो कौम का मुस्तकबिल आगे चलकर उन्हें माँ बाप भी बनना था। क्या आप नहीं समझती कि अगर स्कूल लेवल पर जो ख़ास तौर पर बच्चियाँ उन तक आपका पैगाम चाहे किसी भी तरीके से एक यानी कि स्कूल लिमिट्स में रहते हैं पैगाम पहुंच जाए या लड़कों में पहुंच जाए, ताकि इब्तदा स्कूलों से उन्हें हो जाए, निस्बतन ये कि घर वाले उनसे डिस्कशन करें, फादर या मदर डिस्कशन करें, उनको वहाँ से भी आपके सिलेबस के अंदर या एजुकेशन के अंदर से चीज़ें पता चल जाए? आई थिंक अवेयरनेस एंड एजुकेशन कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी स्टेज। जाहिर है ये एक नाजुक मसला है और इसके ऊपर कम्युनिकेशन भी बहुत सोच समझ के की जानी चाहिए, लेकिन अब जिस स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं मुझे ये लगता है कि अब सेंसिटिव से ज़्यादा ये एक अलार्मिंग मसला बनता जा रहा है, तो इस पे हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा डायरेक्ट मैसेजिंग पे आना पड़ेगा। लेकिन बीइंग दी डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, मुझे ये भी बखूबी इल्म है कि इस तरह के मैसेजेस को आप पब्लिकली डिसेमिनेट उतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक का एक रद्द-ए-अमल सामने आता है, तो इसलिए हम तो बहुत केयरफुली इसको लेके चल रहे हैं। अच्छा, कुछ और कैंपेन्स यहाँ पे की गई जैसे वैक्सीनेशन के हवाले से, तो लोगों का रिएक्शन भी आया, कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी हुई। यहाँ पर भी कोई ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ आपको पुलिस की मदद भी लेना पड़ती है? नहीं, इत्तेफाक से यहाँ पे ऐसी सूरत हाल कभी डेवलप नहीं हुई है, बिकॉज़ हम लोग, मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग प्लानिंग बहुत सक्सेसफुल करते हैं। तो ऐसे जैसे कि कोरोना के दिनों में बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मार्केट में अवेलेबल होना वो मुश्किल हो गया था, तो आई थिंक वी वर द ओनली डिपार्टमेंट कि जो लोगों को उनके डोर स्टेप पे कॉन्ट्रासेप्टिव्स की सप्लाई इंश्योर कर रहे थे। उसकी एक वजह ये थी कि हम लोगों ने प्रोक्योरमेंट जो है वो इतने सक्सेसफुली की थी कि वो दरमियान का टाइम बहुत अच्छे तरीके से हम कवर कर सके थे। अच्छा, एनजीओज़ का एक रोल होता है किसी भी सोसाइटी के अंदर किसी भी पैगाम को लेके चलना, और उस पर तो आप उनकी भी हेल्प लेती हैं? हमारा जो शोबा है, और बल्कि हम आई मस्ट से कि जो सेक्टर है, इट इज़ लार्जली कनेक्टेड विद द कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज़, इंटरनेशनल पार्टनर्स, मे बी समटाइम्स एज बिग एज यूनाइटेड नेशंस, तो उनकी भी सपोर्ट रहती है क्योंकि ये सबका एक कॉमन एरिया ऑफ कंसर्न भी है, और इसमें इंटरवेंशंस उनकी तरफ से भी टाइम एंड अगेन आती रहती हैं, और उनकी जो भी सपोर्ट या एफर्ट आती है उसको महकमे के लेवल पे उसको वेलकम किया जाता है, तो चलता रहता है साथ साथ ताउन। पंजाब के अंदर मेगा सिटीज़ भी हैं और रूरल एरियाज़ भी हैं, यहाँ दोनों में डिफरेंस क्या आपके काम करने का, और दूसरा आपको दोनों में जो आपको फीडबैक आता है या आपको रिस्पॉन्स आता है लोगों से, वो किस तरह का है?
अच्छा, जो हमारे अर्बन सेंटर्स हैं उसमें मैंने पहले बताया कि तकरीबन हमारे पास 2100 सेंटर्स हैं और उनके अलावा हमारे फैमिली हेल्थ क्लिनिक्स हैं जो कि मोस्टली ज़्यादा बड़े लेवल पे, जैसे अर्बन आप एरियाज़ में कह लें, इस्टेब्लिश्ड हैं और उनमें मेडिकल ऑफिसर्स भी मौजूद होते हैं। तो उसमें हर तरह की गाइडेंस भी मुहैया की जाती है एंड देन पेशेंट्स, बल्कि हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं क्लाइंट्स, तो उनको रेफ़र भी किया जाता है और गाइडेंस हर तरह की मुहैया की जाती है। और उसमें फॉर एग्जांपल कि मेल या फीमेल्स अगर कोई भी फैमिली प्लानिंग मेथड अडॉप्ट करना चाहते हैं, सर्जिकल और नॉन सर्जिकल, तो उनको एक्सेस भी मुहैया की जाती है और गाइडेंस भी दी जाती है। आपके पास कोई फिगर है कि पता चले कि 1 साल के अंदर आपकी ये जो सेंटर जिनका आपने जिक्र किया, इवन चलें आप इसी की बात कर लें, मेगा सिटीज़ हैं जैसे लाहौर और बाकी सारी सिटीज़ हैं, कितने लोगों ने आकर आपसे यहाँ से इस फैसिलिटेशन से फ़ायदा उठाया? अच्छा, ये एक रेशो है जो कि कम या ज़्यादा होता रहता है, लेकिन आई थिंक मुझे तो बताते हुए अच्छा लग रहा है कि हमारे आई थिंक नंबर ऑफ़ पीपल हु बेनिफिटेड फ्रॉम द सर्विस इज़ वन एरिया, लेकिन नंबर 2 एरिया ये है कि जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं उनका सेटिस्फेक्शन का क्या लेवल है। तो इन दोनों एरियाज़ में डिपार्टमेंट को बड़ी रिसेंटली अप्रिसिएशन भी मिली और बाकी जो प्राइवेट सेक्टर है उसके मुकाबले में भी पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट हैज़ बीन अप्रिशिएटेड, नंबर 2 फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एंड नंबर 2 द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड। और उसमें हमारा एक अभी भी प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हमारे पास डेली डाटा आता है, ई रजिस्ट्रेशन, कि हमारे कितने क्लाइंट्स ने कितने सेंटर्स विज़िट किए, और वो एक रियल टाइम मॉनिटरिंग में भी हमें बहुत हेल्पफुल साबित हो रहा है। और फ़िलहाल हमने अपने 10 डिस्ट्रिक्ट्स का डाटा तो ई रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम में मॉनिटर भी करते हैं डेली बेसिस पे, और ये बहुत सक्सेसफुल रहा। और हमारी तकरीबन 1 माह में भी हंड्रेड्स ऑफ पीपल वुड विज़िट आवर सेंटर्स, जो क्लिनिक्स हैं उनमें भी, लेकिन ये नंबर बढ़ रहा है, ग्रेजुअली बढ़ रहा है। यहाँ ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहते हैं। अच्छा, ये आपके महकमे के हवाले से तो बातें चलती रहेंगी, ये बताइएगा कि आप DGPR भी रही हैं, फिर आपने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में दीगर जगहों पर भी काम किए, आप सोशल वेलफेयर, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? और डेफिनेटली आप कुछ और काम कर रहे हैं और यहाँ पर आ गए हैं, तो किस तरह कॉप विद करते हैं सारी सिचुएशन से? आई थिंक डिफरेंस तो होता है, ज़ाहिर है हर डिपार्टमेंट की अपनी एक नेचर है और स्कोप ऑफ वर्क है, लेकिन जो पॉपुलेशन वेलफेयर में मुझे थोड़ा सा लगता है कि मेरी प्रीवियस वर्किंग से मुझे फ़ायदा मिल रहा है, वो ये कि ये पब्लिक अवेयरनेस का जो कॉन्सेप्ट है। Where do you feel comfortable? In terms of working? In terms of working. Basically, I'm an officer, so I am trained to work no matter any department. तो आपको बेसिक स्किल सेट आपके पास होना चाहिए एंड वो है, तो इसलिए मुझे उससे हेल्प मिल जाती है। तो डिपार्टमेंट चेंज होते रहते हैं, लेकिन आप एक डिपार्टमेंट में जो आपने कुछ अच्छा वर्क किया है वो आपको नेक्स्ट में बहुत हेल्पफुल साबित होता है। अच्छा, हमारे यहाँ पर माजी के अंदर बहुत सारी, और बल्कि हाल में भी जो सब स्टैंडर्ड ड्रग्स हैं उसके वाक़यात हमें नज़र आते हैं। इवन लाहौर के अंदर जो हार्ट का आपका हॉस्पिटल है वहाँ पे भी यूज़ कर, आप ये कंट्रासेप्टिव जो करते हैं, परचेज़ करते हैं, तो ये कहाँ से लिए जाते हैं, इनका स्टैंडर्ड क्या है, और इसमें किस हद तक आप इसकी क्वालिटी को यकीनी बनाते हैं कि जो भी मेडिसिन या जो भी चीज़ आप ले रहे हैं वो ठीक है? जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनकी जो सिलेक्शन है और जो यूटिलाइजेशन या यूजेज है, ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोसेस है, उसमें से गुजर के ये सारा प्रोसेस मुकम्मल किया जाता है। और फिर इसमें क्वालिटी चेक्स हैं जगह जगह पे, और एक हमारा सेंट्रल वेयर हाउस है कराची में, जिसमें जितनी भी प्रोक्योरमेंट होती है उसको वहाँ पे स्टोर किया जाता है एंड देन फर्दर इट इज़ डिसेमिनेटेड टू डिफरेंट एरियाज़ ऑफ पंजाब एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री। और बेसिकली तो क्वालिटी चेक इज़ द ओनली थिंग जो कि इन तमाम स्टेजेस पे इम्प्लीमेंट होता है। सो इसकी जो सप्लाई और इसकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, उसमें हर जगह के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के चेक्स हैं जो इम्पोज किए जाते हैं। सो आई थिंक वी आर प्रिटी कॉन्फिडेंट कि जो चीज़ हम लोग अपने क्लाइंट्स को देते हैं वो उनकी हेल्थ के एस्पेक्ट के हिसाब से रिकमेंडेड है। अच्छा, बहुत सारे महकमों ने आजकल 1122 है, जैसे पुलिस वाले हैं, सबकी एक तो हेल्पलाइंस होती हैं, दूसरा मतलब मैं जिस एरिया में रहता हूँ मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कोई पॉपुलेशन वेलफेयर का इवन इस मेगा सिटी में कोई ऑफिस देखा होगा। मुझे लगता है कि अगर मुझे ढूंढना पड़े तो शायद मैं किसी से पहले पूछूंगा, पहले तो आपकी हेल्पलाइन ढूंढूंगा, फिर पूछूंगा है किधर। तो
क्या आपने इस बात को इंश्योर किया, ये देखा है कि जी आपकी जगह तो मौजूद है, सेटअप मौजूद है सारे, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है? आई थिंक जो हमारे जितने भी फलाही मरकज़ हैं और फैमिली क्लिनिक्स हैं, फैमिली क्लिनिक्स तो हमेशा जो मेजर टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं में लोकेटेड होते हैं और उनके तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू लोकेट, और मोस्टली उनका जो गायनी के वार्ड्स हैं या जहाँ पे ज़्यादा ओपीडी में ऐसे क्लाइंट्स हमारे आते हैं कि जिनको वो गाइडेंस जानी चाहिए तो वो उन तक स्पेसिफिक है। लेकिन इसके अलावा भी आप अपने एरिया में हमारे तमाम सेंटर्स या क्लिनिक्स जियो टैग्ड हैं, अगर आप कभी भी फाइंड आउट करना चाहें तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू लोकेट। द नियरेस्ट जो सेंटर और जो फैमिली सेंटर है उसको आप लोकेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी 2100 सेंटर्स काम कर रहे हैं और अभी हमारा एक फ्यूचर प्लान है कि इनको चूँकि पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज़ कर चुकी है तो इनको हम मज़ीद इंक्रीज़ कर सकें। लेकिन नेचुरली वो एक जल्दी में तो मुमकिन नहीं होता, लेकिन हम कोशिश करें कि अपने फैमिली वेलफेयर सेंटर्स की तादाद भी बढ़ा सकें। सेकंड जो हमारी एक फ्री हेल्प लाइन है कि जिस पे आप कॉल कर सकते हैं और उस पर ज़्यादा वो गाइड तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको आपके नियरेस्ट फैमिली सेंटर का या क्लिनिक का वो ज़रूर बता सकते हैं और उस पर आप नेक्स्ट डे अपनी अपॉइंटमेंट लेके जा सकते हैं। आप परफॉर्मेंस चेक करती हैं अपने महकमे की और किस तरह करती हैं? हमारे डैशबोर्ड्स हैं मॉनिटरिंग के, इसके अलावा जितनी सर्विसेज और मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं उसको भी मॉनिटर किया जाता है और 24/7 हमारे पास डैशबोर्ड्स बने हुए हैं, इंटीग्रेटेड हैं और उस पर यू कैन जस्ट अ क्लिक एंड यू कैन सी एवरीथिंग। अपने महकमे के लोग, कोई भी महकमा जो है ना, वो मैं सवाल आपसे पहले भी शायद एक दफ़ा किया था कि जज़ा और सज़ा के बगैर नहीं चलता किसी कोई भी परफॉर्मेंस, तो अपने महकमे को आप जज़ा क्या देती हैं बीइंग डीजी और सज़ा क्या देती हैं? अच्छा, मुझे चूँकि अभी रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया है पॉपुलेशन वेलफेयर और हम लोगों ने एक एक्शन प्लान बनाया बहुत ही रिसर्च के बाद और उस पर हमने काम करना शुरू किया। सो फार आई हैव फाउंड द HR वेरी रिस्पॉन्सिव एंड रिस्पॉन्सिबल। बहुत अच्छा कोऑपरेशन अभी तक मिल रहा है, जितनी डायरेक्शंस दी जाती हैं उतनी तो वो कंप्लाइंस कर रहे होते हैं और आई थिंक यही एक वजह है कि कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट इंक्रीज़ कर रहा है पंजाब में और वो भी हमारे पास चूँकि स्टडीज़ आ रही होती हैं, साथ साथ इवैल्यूएशन हो रही होती है, तो हमें इल्म हो रहा होता है कि हमारी इंटरवेंशन सक्सेसफुल हो रही हैं या कहीं पे स्टेगनेंट है। तो पाकिस्तान में एंड स्पेशली जो पंजाब में कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट इंक्रीज़ कर रहा है। अच्छा, आपने खुद बात की कि वेलफेयर ये है कि आपकी पॉपुलेशन जो है स्किलफुल हो, तो कहीं आपके महकमे की ऐसी कोई कोऑर्डिनेशन दीगर महकमों के साथ है कि कहीं जहां आपको जो लोग आपके पास आते हैं और उनकी कोई स्किलफुल ट्रेनिंग के लिए आप किसी को फॉरवर्ड करें तो वो वहाँ पे उसको ट्रेनिंग हो जाए? हमारी असल में है, लेकिन जारी बात है जो आपका वेलफेयर, जो पॉपुलेशन वेलफेयर का जिक्र आता है तो डेफिनेटली ऐसी चीज़ें आज की जा सकती हैं स्किलफुल के तौर पर, जो मैंने अभी आपसे बात की कि दुनिया के अंदर इसी पॉपुलेशन को स्किलफुल किया जा रहा है। डेफिनेटली उनके महकमे कर रहे हैं सारे मिल के। तो आपका महकमा क्या इस तरफ कोई काम कर सकता है कि या किसी के साथ गवर्नमेंट के जो दीगर अदारे हैं कि आपके रेडियस में या आपके फोकस में जितने भी लोग आए वो स्किलफुल हो जाए? असल में हमारा जो डिपार्टमेंट है इसका एज द टाइटल सजेस्ट पॉपुलेशन वेलफेयर, सो इट्स मेन कंसर्न इज़ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज और काउंसलिंग एंड अवेयरनेस। तो आई थिंक ये इन इट सेल्फ इज़ सच अ कॉम्प्रिहेंसिव एरिया कि हम इसी के साथ जस्टिस कर लें तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आई थिंक योर पॉइंट इज़ वेरी वेल टेकन, किसी स्टेज पर इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, लेकिन ऑलरेडी बहुत सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स स्किल इन्हांसमेंट प्रोग्राम्स के ऊपर काम कर रहे हैं। सेवरल एग्जांपल्स जो उनको बजट्स भी दिए जाते हैं, ADP की स्कीम्स भी हैं, तो दे आर वर्किंग इन देयर ओन एरियाज। इस चीज़ पे काम करें कि आपके जो 37 से 38 अजला है पंजाब के, उनमें किन अजला के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है जहाँ आपकी ज़रूरत है, या किन जगहों पर ज़रा ये कम हुई आपके एफर्ट से? अच्छा, हमारी जो एफ़र्ट को एग्ज़ामिन करने के लिए हमें बहुत सारी इंटरवेंशंस का डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। अब एक ज़िले में भी बहुत वेरिएशन है, कुछ यूनियन काउंसिल्स में जो ग्रोथ रेट होगा वुड बी इवन हायर दैन द डिस्ट्रिक्ट्स पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो इसलिए हम लोग अपनी एक प्रायोरिटी लगा लेते हैं कि ऐसे तमाम एरियाज़ जो अपने कम से कम ज़िले की भी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से ऊपर जा रहे हैं तो उनको हम आइडेंटिफाई करें और उसके बाद अपनी इंटरवेंशंस को उस पर डिप्लॉय कर दें। और हमारा स्टाफ भी रोटेशन में काम करता है एंड वी विल बी मल्टीप्लाइंग आवर एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ HR एज वेल एज जितने भी और इनपुट्स हैं ऑन दोज पर्टिकुलर एरियाज़। तो अभी तो आजकल हमने जो अपना लॉन्च की है कैंपेन रिसेंटली, उसका नाम है हर घर की दहलीज पर।
बट उनमें हमने जो अपना पायलट फेज़ में वही वाले एरियाज़ पहले पिक किए कि जिन पे ग्रोथ रेट इज़ इवन हायर, और उसको फिर हम देख रहे हैं कि बिफोर एंड आफ्टर। कौन से एरियाज़ हैं जो जहाँ पर आप पायलट के तौर पर कर रहे हैं? दूसरा ये कि पंजाब में ज़ाहिर बात आप ये काम करें, अब आपको थोड़ा बहुत हो चुकी होगी, आइडिया भी हो चुका कि पंजाब के ये वाले अजला या ये एरियाज़ जो हैं ये लीड कर रहे हैं और यहाँ पर हमारा ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। अच्छा, कुछ एरियाज़ हैं कि जिनको अगर हम एज अ ज़िला मेंशन करें तो प्रॉबेबली वोंट बी करेक्ट, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो हम लोगों ने तो उन्हीं एरियाज़ को पहले पिकअप किया है कि जिस पे हमें लगता है कि अपनी अभी फ़िलहाल तो हम 36 यूनियन काउंसिल्स बता सकते हैं, क्योंकि वी ट्राइड कि हम जूमिंग कर सकें। 36 यूनियन काउंसिल नहीं 36 अक्रॉस द इंटायर प्रोविंस, एंड देन जब इन 36 पे इंटरवेंशन कर लेंगे आफ्टर अ सर्टेन टाइम वी विल एग्जामिन एंड देन वी पिक अप। किस वजह से आपने इनको फोकस में रखा है? 36 है ना, तो आपने ये 36 किस वजह से इनको अपने? हमने इनका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट उसको एग्जामिन किया है और उनकी बुनियाद पे इन यूसेस को पिक किया है। और इस एक्सरसाइज में वी डिड नॉट डू इट इन आइसोलेशन, वी हैव डन इट इन क्लोज कोलैबोरेशन विद ऑल द रेलिवेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिपार्टमेंट्स, फॉर एग्जांपल लोकल गवर्नमेंट। अच्छा, ये बताइएगा कि जब से आपने यहाँ टेक ओवर किया है, क्या आपके स्टेप्स हैं जो आप यू आर गोइंग टू टेक, आप समझ लिए महकमे की बेहतरी के लिए? अच्छा, जो हमारी वर्क फोर्स है, मैंने पहले जिक्र किया कि बहुत ही मोटिवेटेड है, घर घर जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन थोड़ी सी डाउन साइड ये है कि वो चूँकि ग्रेड्स का सिस्टम है तो उनकी प्रमोशन लेट हो जाती है। तो एज़ वी ऑल अंडरस्टैंड कि HR को मोटिवेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमें सेक्रेटरी साहब की तरफ से डायरेक्शन थी, अब हम जितना HR को इम्प्रूव कर सकें इन टर्म्स ऑफ मे बी अपग्रेडेशन और उनके स्केल्स की रिवीजन, सो दैट हम उनको वेल प्लेस्ड कुछ उनको इंसेंटिवाइज कर सकें, उस एक लाइन पर हम लोग काम करें। तो इंशाल्लाह वेरी सून वी विल कम अप विद अ प्लान जो कि डिपार्टमेंट के लेवल पे इंशाल्लाह एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसमें जो एक ये तासुर है, अमूमी तासुर है कि लोग इस तरह के ग्रेड्स में काम करें तो उनको हम थोड़ा सा अपलिफ्ट कर सकेंगे। अच्छा, अवेयरनेस की बात है आपके यहाँ के जी, आपका घराना काम रखें, ये अवेयरनेस आप किस तरह आप फैलाती हैं? जो पॉपुलेशन वेलफेयर है ये लार्जली पब्लिक और अवेयरनेस जो है उसी पे चलता है, पूरी दुनिया में ऐसे ही है। तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक है, टेलीविज़न, रेडियो, प्रिंट, सोशल एंड डिजिटल, और सोशल एंड डिजिटल में भी वेरियस काइंड्स ऑफ एप्स आर बीइंग यूज्ड। तो एप्स का इस्तेमाल हम दोनों तरह से करें, जस्ट फॉर द अवेयरनेस पर्पस, और उस पर भी बहुत सारे वीडियोस हैं, एनिमेशन है, समटाइम्स रोड शोज़ हैं, सेमिनार्स हैं, कुछ हमारी रियल ऐसी इंटरवेंशंस हैं कि जैसे पपेट शोज़ के ज़रिए विलेज लेवल पे लोगों को एंटरटेनमेंट के ज़रिए ही अवेयरनेस दी जा सके, उस पर भी काम जारी है। उसके अलावा हमने कम्युनिटी में से चैम्पियंस ढूंढे हैं कि जो आपका या जो हमारा मैसेज है उसको एम्पलीफाई कर सकें, और डेली हम लोग इस सर्च में रहते हैं कि हमें रियल ऐसे लोग मिल सकें, बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से जो मैसेज को प्रोपिगेट करने में हमारी मदद कर सकें, क्योंकि एट दी एंड इट इज़ फॉर देयर ओन वेलफेयर। तो इसमें काफ़ी खातिर खा कामयाबी भी हो रही है। कुछ हमारी कैंपेन्स ज़ुबानी ज़दे आम हैं और लोगों को अब याद है, लेकिन इसमें आपको पता है कि इनोवेशन का एस्पेक्ट इंश्योर करना चाहिए, और उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा इनोवेटिव किया जा सके उसको हम कर सकें। कैसे हो सकता है? आई थिंक लोकलाइज्ड इंटरवेंशन चाहिए, क्योंकि एक सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन कैंपेन कैन बी हेल्पफुल, लेकिन अब चूँकि हर आबादी में एक डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ हो रही है, और जब तक आप उनको लोकलाइज्ड सेटिंग में उनके ही एक्सप्रेशन में कोई चीज़ नहीं समझा पाएंगे तो आई थिंक वो उतनी कामयाब नहीं हो सकती। तो जो एक थोड़ी सी तब्दीली आई थिंक विच आई हैव ट्राई टू इंट्रोड्यूस वो ये है कि लोकलाइज्ड कम्युनिकेशन कैंपेन्स जो कि हमने सराइकी में, पोटोहारी में, उर्दू में, पंजाबी में एंड एट टाइम्स इंग्लिश में भी, लेकिन आई थिंक एक्सेंट्स भी बहुत डिफरेंट है, तो इसको हम जितना ज़्यादा डीप रूटेड कर सकें वही हमारी कामयाबी होगी। अच्छा, ये जो आप कैंपेन करती हैं इसमें अगर मैं थोड़ा सा कहूँ फीमेल पोर्शन और मेल पोर्शन, ज़्यादा रिस्पॉन्ड कौन कर रहा है आपको?
कम्युनिकेशन तो खैर इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन हमारी जो कैंपेन्स हैं बेसिकली उनमें कुछ तो सिंपल वेलफेयर का ही मैसेज है जो कि सबके ऊपर लागू है। कुछ इस तरह से हैं कि जिसमें आप माँ के लिए मैसेज दे रहे हैं, तो ज़ाहिर है जितनी भी मदर्स होंगी वो ज़्यादा ट्यून्ड होंगी। और कुछ ऐसे मैसेजेस हैं कि जिनमें आप बच्चों के को डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो आप पाकिस्तानी अवाम को एड्रेस करके करें। तो आई थिंक ये तो मैसेज और उसकी जो डेस्टिनेशन है उसके मुताबिक उसका असर जो है सामने आता है। लेकिन हम लोग इवैल्यूएशन करते रहते हैं कि हमारी कौन सी कैंपेन ज़्यादा सक्सेसफुल हुई और कौन सी कैंपेन का बिल्कुल असर नहीं हुआ, तो वो इवैल्यूएशन चलती रहती है, विच हेल्प्स अस इन कंटिन्यूइंग विद फर्दर कैंपेन्स। बॉटलनेक्स क्या है? बॉटलनेक्स बहुत ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा तो ये है कि आबादी की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, मेरे ख्याल में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। लेकिन चूँकि हम लोग एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है तो हमारे रिसोर्सेज उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाते, तो समटाइम्स जो हमारा कवर्ड एरिया है इन टर्म्स ऑफ प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज वो शायद अनमेट रह जाता है। उसको हम कोशिश करते हैं कि मोबाइल यूनिट्स और कैंप्स के ज़रिए कवर कर सकें, लेकिन आबादी के तनासुब से देखा जाए तो आई थिंक वसाइल में इजाफा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सेकंड ये कि जो कम्युनिकेशन है, अगर आप पेड कैंपेन्स की बात करें तो आई थिंक उसका वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब ये इतना सस्ता भी नहीं रहा। आई अंडरस्टैंड सोशल एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उतने एक्सपेंसिव नहीं हैं, लेकिन जब हमने कम्युनिकेशन का प्लान बनाना होता है तो वी कैन नॉट afford to leave even a one platform unattended. So 360 डिग्री जो कम्युनिकेशन प्लान्स हम करना चाहते हैं उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, और उसमें फंड दरकार है, गवर्नमेंट नहीं दे रही वो फंड्स। आई थिंक रिसोर्सेज मिल जाते हैं जब हम एक बहुत अच्छा वेल प्लान्ड प्लान लेकर उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में हम लोग काम करें तो मुझे बहुत उम्मीद है कि वी विल बी सक्सेसफुल इन सिक्योरिंग रिसोर्सेज फॉर रोबस्ट एंड 365 डेज कम्युनिकेशन कैंपेन्स। अच्छा, आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि अभी आपने बताया कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है एक तरफ और दूसरी तरफ रिसोर्सेज कम है, तो शायद आपके डिपार्टमेंट का, चूँकि ये दोनों चीज़ें ही आपकी डोमेन में है ना, तो आपका सारा फोकस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे है। रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करने के हवाले से आपके डिपार्टमेंट का कोई फीड नहीं दे रहे आप, या कोई चीज़ें ऐसे नहीं कर रही हैं, आपका काम नहीं है कि उस पर आप गवर्नमेंट को बताएं कि रिसोर्सेज कैसे जनरेट किए जा सकते हैं इस आबादी के लिए। आई थिंक ये तो खैर दोनों पॉइंट ही डिबेट में आते हैं। नहीं, आई थिंक चूँकि रिसोर्स जनरेशन अगर आप बात करें कि जी वाटर एंड फूड सप्लाईज, तो ये तो एक लार्जर देन लाइफ डिबेट बन जाती आपको है। नहीं लगता कि इसके ऊपर भी काम होना चाहिए थोड़ा सा? ठीक है, आबादी अगर कम हो तो जब आप यहाँ से एक चीज़ को खींच रहे हैं पीछे की तरफ, तो इधर से जो पीछे की हुई चीज़ उसको भी तो ऊपर लाने के लिए कोई ना कोई फीडबैक तो गवर्नमेंट को देना चाहिए। आई थिंक रेलिवेंट क्वार्टर्स आर ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड, और जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, यूथ इंगेजमेंट की बात करते हैं, इनटू स्किल प्रोग्राम्स, और इसके अलावा अब आपने देखा होगा कि एहसास प्रोग्राम आ रहा है और उसमें कंडीशनल या अनकंडीशनल कैश ग्रांट्स के ज़रिए वी ट्राई टू हेल्प आउट पीपल, और उसके साथ साथ में लिटरेसी बढ़ रही है, और उसमें ख़ास तौर पे जो ख़वातीन की पढ़ने लिखने वाली जो ख़वातीन की तादाद भी बढ़ी है, और एम्प्लॉयबिलिटी हैज़ ऑलरेडी इंक्रीज़्ड, और जो ख़वातीन करियर ओरिएंटेड हैं उनकी तादाद भी बढ़ी है, और उसके साथ साथ में जो मीडिया का रोल है, तो आई थिंक ऑलरेडी वी हैव कम अ लॉन्ग वे। आई वुड सी इट एज अ सक्सेस स्टोरी। बाकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट का मार्जिन हमेशा होता है। मीडिया का रोल कैसा है, किस तरह देखती हैं आपकी सारी कैंपेन के अंदर? आई थिंक मीडिया का रोल हमारे डिपार्टमेंट की हद तक तो काफ़ी कंड्यूसिव है, लेकिन मीडिया को ये खुद से भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ना एक आ जाती है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया जी, बस ये ऐसे हो गया ऐसे हो गया, आगे उसकी वेलफेयर है, ये जो सब चीज़ें हैं शायद उतनी डिटेल्स में नहीं आती। नहीं, आई थिंक मीडिया की डोमेन में तो अब ज़िंदगी का हर टॉपिक आता है, और इसमें हमारा नेक्स्ट प्लान ये है कि हम इसको फॉर्मली भी जो भी हमारा इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया है उनको भी रिक्वेस्ट करें, एंड दे हैव बीन डूइंग अस लॉट ऑफ कोलैबोरेशन इन द पास्ट। हमारे पास उसकी मिसालें हैं कि जिसमें मॉर्निंग के प्रोग्राम्स हो गए या 24/7 जो ट्रांसमिशन मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे चल रही होती है उसमें वो इस टॉपिक को मेंशन करते हैं, लेकिन नेचुरली जितना ज़्यादा हाईलाइट किया जाएगा ये उतना ही बेनिफिशियल होगा। अच्छा,
चाइना की अगर मैं मिसाल लूँ या दुनिया के बहुत सारे ममालिक में जहाँ ऐसी कैंपेन्स की जाती हैं और वो उसके वहाँ पे कुछ कपल्स जो है उस पर इम्प्लीमेंट भी करते हैं और कामयाबी से उसके मुताबिक चले जाते हैं, बच्चों को कंट्रोल कर लेते हैं, तो उनको फिर इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं। जब उसको वो वायलेट करते हैं तो सज़ाएँ भी हैं वहाँ पर, और अगर करते हैं तो फिर उसकी इंसेंटिव्स मिलते हैं। आपने यहाँ कोई ऐसा सिलसिला बनाया हुआ कि पता चलता है जी हमने 500 कपल को टच किया तो 10 जो थे कपल उन्होंने आपको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो आप उनको कोई इंसेंटिव दें या कि बस उतना ही कॉन्ट्रासेप्टिव आपने दे दी बस काफ़ी है? जहाँ तक हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स की प्रोविज़न की बात करते हैं तो इट इज़ डन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आई थिंक मैं अगर एक बतौर शहरी भी देखूं तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी सर्विस है, और साथ में आपको पूरी तरह से सेंसिटाइज भी किया जा रहा है, अवेयरनेस भी दी जा रही है। दूसरों को भी एज ए सोर्स ऑफ इनकरेजमेंट वो कपल बन जाते हैं ना कि ये हुआ है, इनकी आबादी कम हो गई है। लेकिन हम अगर पाकिस्तान में देखें और मोस्टली हम पब्लिक सेक्टर में देखें तो एजुकेशन एक इंतहाई सब्सिडाइज्ड शोबा है जिसमें ऑलरेडी इनपुट्स की कॉस्ट कम से कम हम पेरेंट्स तक नहीं जाने देते हैं। हॉस्पिटल्स में सर्विस फैसिलिटीज सब्सिडाइज। मेरा पॉइंट ये है कि कुछ कपल्स ऐसे होंगे ना जिन्होंने आपकी इस कैंपेन को लबैक कहा होगा और बाद में पता चला कि वो 8 हैं, 10 हैं, 50 हैं या 100 है, तो आप उनको इकट्ठा करके अगर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तो बन गए ना दूसरों के लिए, तो उनको रख कर अगर आप अपनी मीडिया कैंपेन में जाते हैं तो डेफिनेटली उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा दूसरे लोगों के जहनों के ऊपर भी कि इन्होंने किया, इनको ये इंसेंटिव्स मिले हैं तो हम भी करें। तो इस तरह का कोई आपका प्लान है? अभी हम लोगों ने रिसेंटली स्टार्ट किया कि जो हमारे सेटिस्फाइड क्लाइंट्स होते हैं हम उनसे उनका भी फीडबैक लेने की कोशिश करें। लेकिन एक चीज़ इस पूरे में हमें ज़रूर ज़हन में रखनी चाहिए कि जो हमारा लार्जली जो कल्चरल सेटअप है उसमें एक प्रिवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो व्हेन वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट अ मैरिड कपल या उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में जो लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये, और एथिकली और मॉरली आई थिंक ये हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा काबिल तवज्जो बात है कि क्या वो ख़ुद कंफर्टेबल हैं इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ करने में। तो जितने लोग कंफर्टेबल होते हैं एंड दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस, वो हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, उनको फिर हम लोग मौका देते हैं। लेकिन मैंने ऐसी भी कुछ मीडिया में न्यूज़ देखी कि किसी खातून के घर में 4-4, 5-5 बच्चे साइमल्टेनियसली जब बच्चे हुए तो मीडिया वहाँ पहुँच गया, उसको हाईलाइट किया, उस औरत को मुबारकबादें मिल रही हैं, 7 बच्चों की तस्वीर आ रही है। तो कुछ ऐसे कपल्स की भी तो आनी चाहिए ना जिन्होंने कंट्रोल किया और आपके चले, और वो 2 हैं या 1 है उनका, तो वो जो ज़्यादा वाले की तो मीडिया में कवरेज हो रही है, तो जो कम है उनकी तो कवरेज है नहीं। आई थिंक जितने लोग हमारे साथ काम करते हैं अगर वो कंफर्टेबल हो इस टॉपिक पे बात करने पे, उनको तो हम अपने साथ शामिल करते हैं। और जो मैंने पहले जिक्र किया था कि लोकलाइज्ड कम्युनिकेशन, उसमें इवन पीपल वुड अप्रिशिएट आवर वर्कर्स कि जिन्होंने उनकी ज़िंदगियों को कामयाबी से चलने में मदद दी, और वो उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। सो वो एक 2 वे कम्युनिकेशन हमेशा हमारा चल रहा होता है। लेकिन वो आपकी बात ठीक है कि वो बैक वक्त 5 बच्चे या वो उस तरह की खबरें तो बहुत ज़्यादा आती हैं। लेकिन दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि ये सिर्फ पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट ही का फ़र्ज़ नहीं कि वो इस तरह के तमाम टॉपिक्स के ऊपर काम करे। तो ये मीडिया और डिफरेंट मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन और जो लोग भी उनको चला रहे हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी है। अच्छा, यहाँ बहुत ज़्यादा एक बड़ी डिबेट होती है कि जी मज़हब के अंदर जो है ना इसकी गुंजाइश नहीं है। तो डेफिनेटली जो सोसाइटी के अंदर आप कर रहे हैं और वहाँ मज़हब बड़ा एक स्ट्रॉन्ग उसके रूट्स हैं, तो मज़हब इस बारे में क्या कहता है, लोगों को कैसे कन्विंस किया जा सकता है, इस हवाले से आपने जो मज़हब से रिलेटेड लोग हैं, जो उलमा इकराम हैं, जो इस वक्त स्कूल ऑफ थॉट है उनका सबका डिफरेंट, उनको कभी उनका फीडबैक लेकर या कोशिश किया है कि उसको शामिल करके लोगों को कन्विंस किया जाए? जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि हमारे साथ ताउन रहता है और हमें कभी अपोजिशन का सामना भी नहीं करना पड़ा। और इस वक्त जितना वक्त के साथ साथ महकमे के मुख्तलिफ मैसेजेस जो आवाम तक जाते हैं उनको हमें हेल्पफुल साबित हुए हैं। जितने भी उलेमास इस वक्त हमारे साथ काम कर, रिएक्शन कोई नहीं है सोसाइटी में? नहीं, नेगेटिव रिएक्शन तो सामने नहीं आया। आपने भी देखा होगा कि वैसे भी फैमिलीज़ को प्लान करने में मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कुछ ऐसा है। आपके जहन में क्या है कि क्या मज़ीद होना चाहिए? आई थिंक अगेन मैं तो बहुत जगहों पे ये बात पहले भी कर चुकी हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन टॉपिक्स पे पहले अवेयरनेस दी जाए, लोगों को डिसीजन करने का मौका भी दिया जाए, उनको अपने बच्चे कितने करने हैं, नंबर, स्पेसिंग और उनका पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देन एवरीवन कैन डिसाइड अबाउट हिज और हर लाइफ।
तो ये तो एक बेसिक सी बात है। आई थिंक वो तो आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे में हो जहाँ पे इंडिविजुअल को खुद सोचना चाहिए, वो इक्वली वैलिड है पॉपुलेशन वेलफेयर के। अच्छा, एक मसला मैंने देखा है कि कपल्स के अंदर अगर फीमेल जो हैं, कपल जो हैं, वो नहीं चाहती कि बच्चा आगे मज़ीद हो या कोई फैमिली आगे बढ़े, लेकिन फिर उसको सामना होता है शौहर की तरफ से या ससुराल की तरफ से कि जी वो ज़्यादा हो, तो उसको जो फीमेल को जो प्रॉब्लम आती है या कपल में से कोई एक नहीं चाहता, तो उसको कैसे किया जा सकता है सही? आई थिंक बाहमी रजामंदी इज़ द ओनली सोल्यूशन। हम लोग अपनी कैंपेन्स में भी इस एस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं कि बाहमी रजामंदी से, और अगर हस्बैंड मोस्टली जैसे हर कल्चरल सेटअप में एक डिफरेंट पावर आई मस्ट से पावर स्ट्रक्चर होता है, और कई जगहों पे लेट्स से कि वाइफ्स आर मोर डोमिनेटिंग, बट मे बी कई जगहों पे तो आपको फैमिली हेड कौन है एंड हु इज़ एक्चुअली डिसाइडिंग। तो लेकिन बाहमी रजामंदी एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तो देखिए ना, वो बेटा लेने के लिए कई बच्चे और पैदा हो जाते हैं। बेटी हैं तो फिर जो बेटा होना चाहिए, या बेटे ज़्यादा हैं तो बेटी है, तो वो तो फिर उसी में ही वो कितने और बच्चे पैदा हो जाते हैं। एब्सोल्युटली ट्रू। आई थिंक इट्स अ वैलिड ऑब्जर्वेशन। और आपके प्रोग्राम की तवज्जो से आई थिंक मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि औलाद एक नेमत है, और आई थिंक जिनकी बच्चियाँ हों वो भी खुश हों, और बच्चे भी हो जाएं तो खुश हों। लेकिन ये एक आपको पता है कि कल्चरल एक नॉर्म बन चुका है व्हेन पीपल वुड से कि अगर बच्चियाँ हो रही हैं तो जब तक कि बच्चा नहीं हो जाता वो अपनी फैमिली का साइज़ बढ़ाते चले जाते हैं, और जिनकी एक बच्चा है वो कोशिश करते हैं कि यू मस्ट हैव हर्ड कि जी जोड़ी रिला लें, और देन देयर शुड बी अनदर मेल एयर, और वो पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ में बहुत ज़्यादा ये पाया जाता है। लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो रहा है आई मस्ट से, क्योंकि हम लोग हर तरह का ट्रेंड ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। तो अभी चूँकि बच्चियाँ माशाल्लाह पाकिस्तान में भी और पंजाब में एजुकेशन ले रही हैं, तो वो ख़ुद भी डिसाइड करती हैं, और ये भी ट्रेंड आ रहा है कि मैरिड कपल्स बाहमी रजामंदी से भी डिसाइड करते हैं। ये हमें कहाँ से पता चलता है? क्योंकि मैंने पहले बताया कि हमारे फैमिली क्लिनिक्स भी हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो जितने लोग उनको विज़िट करते हैं वहाँ से हम ये अपनी एक ऑब्जर्वेशन डिराइव करते हैं कि क्या ये ट्रेंड जड़ पकड़ रहा है। तो आई थिंक दिस इज़ अ हेल्दी ट्रेंड। मैरिड कपल्स जो ख़ासतौर पे एजुकेटेड मैरिड कपल्स हैं वो बिल्कुल आते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं, जो आपके लेट्स से कॉन्ट्रासेप्टिव्स के इस्तेमाल के उसको परपेचुएट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और अपनी विज़िट्स एक के बाद फॉलो अप विज़िट्स के लिए भी आते हैं। और मैंने भी रिसेंटली जब मैंने डीजी ज्वाइन किया तो उसके बाद मैंने बहुत सारे फील्ड विज़िट्स किए, और आप जब डायरेक्ट बेनिफिशरीज़ का फ़ीडबैक पूछते हैं जो लोग उस वक्त सेंटर्स में मौजूद होते हैं, तो आई रियलाइज़ कि पाकिस्तान में बिल्कुल अवेयरनेस आ रही है, विच इज़ अ वेरी हेल्दी साइन फॉर ऑल ऑफ अस, और लोग इसको एक कंसर्न के साथ देख रहे हैं और अपनी फैमिलीज़ को प्लान भी कर रहे हैं। अच्छा, एक अहम पॉइंट मैं चाहता हूँ आपके ज़रूर गोशगुजार करूँ। आप लोगों की तरफ से ये मैसेज आता है कि जी बच्चे कम होंगे तो वालिदैन उन्हें आसानी से पढ़ा लेंगे, तालीम याफ्ता कर लेंगे, और वो सोसाइटी के एक बेहतरीन कंपोनेंट बन जाएंगे। लेकिन यहाँ एक और नया स्कूल ऑफ थॉट है लोगों के अंदर, वो कहते हैं जी वो पढ़ लिख के बच्चे डिग्री लेके बाद में कई साल धक्के खाएगा जॉब के लिए, और लोग बच्चों के हमें नज़र आता है कि एजुकेशन के बाद यही सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जिसके 6-7 बच्चे हैं, बेटे हैं, तो वो किसी को वर्कशॉप में डालता है, किसी को किसी जगह पे डालता है, किसी को दुकान डालता है, तो उसका जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो आसानी से ज़्यादा पैसे उसके घर आ जाते हैं। तो वो ये कहता है कि जी मैंने पढ़ा के क्या करना है, मेरे तो ऐसे ही बच्चे ज़्यादा हैं। तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि बच्चे ज़्यादा हों, किसी को किसी काम में डालें, किसी को किसी, तो घर तो चलते हैं अच्छे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो आपके जितने वसाइल हैं उसको तालीम दिलाने में, उसको अच्छी सेहत देने में, या उसको एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए आपके पास क्या उतने इनपुट्स हैं। सो रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है या पेरेंटहुड का जो कॉन्सेप्ट है वो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है कि आपका एक बच्चा था तो आपके क्या वसाइल थे, जब आपने अगले बच्चे का करने का सोचा तो क्या आपके पास खुद उस वक्त वसाइल मौजूद थे कि आप उसको एक अच्छी तालीम दिला सकें, आप उसको एक मुहज़्ज़ब मुआशरे का शहरी बना सकें। तो आई थिंक वहाँ से हमें डिसीजन लेने में बहुत मदद मिलती है। बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक था बड़ा एक थोड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक था, पॉपुलेशन वेलफेयर के हवाले से। पाकिस्तान की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और इसे कंट्रोल करने की बातें की जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक सोसाइटी की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है लोगों की कि जो ये समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, जबकि कुछ लोग समझते हैं होना चाहिए। तो हमने आज पॉपुलेशन वेलफेयर की डीजी जो है समन राय साहब के साथ खुसूसी नशिस्त रखी। इसका मकसद ही ये था कि ये जो इशू है और इसके जितने भी पहलू हैं इसके ऊपर हम बात करें, और पॉपुलेशन वेलफेयर का जो डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है इस हवाले से
तमाम चीज़ें हमने आपके सामने पेश की, दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अपने मेज़बान हसन से आपको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।